आज के दिन ही देश में पंचायती राज व्यवस्था का कानूनी रूप शुभारंभ हुआ था। हर साल देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसके बाद से ही इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ ही महात्मा गांधी, जो कि इसके प्रबल समर्थक, और अंबेडकर, जिन्हें कई बार इस व्यवस्था का विरोधी भी कहते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नेंस सिर्फ मॉडर्न पीरियड में आया। इंडिया में ये एंशिएंट टाइम से ही कार्यरत था। ईयर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे ज़्यादा व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया। आज़ादी के बाद 1957 में उस समय के प्लानिंग कमीशन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम पर प्रॉपर स्टडी के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने उसी साल नवंबर में अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कहा गया, जिसके बाद में पंचायती राज के नाम से जाना गया था। ईयर 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद कई प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए ईयर 1993 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हालांकि संविधान के निर्माताओं ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के सपने देखे थे, लेकिन तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि ये वो आधार होते हैं जिन पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखी जा सकती है। सेल्फ गवर्नेंस के हसीन सपनों के साथ शुरू हुआ ये पंचायती सिस्टम में 73वें संशोधन से ग्राम पंचायतों को कुल 29 विषयों की एक सूची उपलब्ध कराई गई, जिस पर पंचायतें काम कर सकती हैं, जिसमें कृषि, चकबंधन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग भी शामिल हैं। तो वहीं 74वें संशोधन के तहत नगर पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 18 विषयों की एक लिस्ट दी गई, जिसमें नगरीय योजना, भूमि उपयोग, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अग्निशमन जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। तो इस तरह से इन्हें मजबूत बनाने के लिए संवैधानिक आधार दिए गए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1830 में अंग्रेज गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने जो ब्यौरा ब्रिटिश राजशाही को भेजा था, उसमें लिखा है कि भारत के ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे छोटे गणराज्य हैं जो अपने लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं तथा किसी प्रकार के बाहरी संपर्क से मुक्त हैं। मेटकाफ के इसी बात को अंबेडकर ने भी दोहराया था। उस पर आने से पहले हम थोड़ा महात्मा गांधी के इस पर क्या विचार थे वो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने ग्राम सभा से लोकसभा तक लोकतांत्रिक ढांचे की कल्पना की और कहा था कि आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव के लोगों की हुकूमत या पंचायत का राज होगा, उनके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी करनी होगी ताकि वो अपने कारोबार खुद चला सकें। सच्चे प्रजातंत्र में नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी के पास समान अवसर होने चाहिए। इसलिए सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 10-20 आदमी से नहीं चल सकते, वह तो नीचे से हर एक गाँव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। इस दृष्टि से बापू ग्राम पंचायत के विकास के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कई बार यह बात कही थी कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि 7 लाख गाँव में बसा हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल से ही भारत में प्रशासन की धुरी गांव रहे हैं, लेकिन गांधी जी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों को स्वावलंबित बनाने के खातिर कुछ नहीं किया गया। एक स्वस्थ पंचायती व्यवस्था लोकतंत्र का स्तंभ हो सकती है, लेकिन पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति के मजबूत आधार न होने के कारण उन्हें वित्त के लिए राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में पंचायतों को मिलने वाले फंड में व्यापक वृद्धि हुई है। पंचायतों में महिला को रिजर्वेशन दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि इससे महिला सशक्तिकरण होगा, लेकिन ज़्यादातर पंचायतों में महिलाएं नाम मात्र मुखिया हैं, जैसा कि आप अपने गाँव में भी देख सकते हैं। ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी नियमित बैठक नहीं होती और यही वो कारण है कि ग्राम सभा के काम काज के बारे में गाँव के लोगों को पता ही नहीं है। ग्राम सभा की इच्छा व परामर्श से ग्राम पंचायतों का कार्य करना होता है, लेकिन एक बार चुनाव के बाद ग्राम सभा पीछे चली जाती है, बस प्रधान ही नजर आते हैं।
क्योंकि आज पंचायती राज व्यवस्था का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हो गया था। संविधान सभा में बहस का एक मुख्य मुद्दा स्वतंत्र भारत में पंचायतों का स्थान भी था। इसी मुद्दे पर 4 नवंबर 1948 को हुई बहस की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की और उन्होंने मेटकॉफ के उसी बात को दोहराया जो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। राजवंश के बाद राजवंश आते गए चले गए, एक के बाद एक क्रांतियां हुई, मुगल, अंग्रेज व अन्य शासक शासन करके चले गए, लेकिन भारत के ग्राम समुदाय में कोई बदलाव नहीं आया। बैरी सेनाएं पास से गुजर गई, गांव वाले ने अपने पशु चारदीवारी में बंद कर लिए तथा सेनाएं बिना कुछ किए चली गईं। अंबेडकर ने तर्क दिया, गांव क्या है, वे स्थानीयता का कूप है, अज्ञान, संकीर्णता और सांप्रदायिकता की गुफा हैं। मुझे खुशी है कि संविधान के मसौदे में गांव को नहीं बल्कि एक व्यक्ति को इकाई माना गया है। इसी आधार पर पंचायतों के क्षेत्र में कार्यरत कह देते हैं कि अंबेडकर पंचायतों के विरुद्ध थे, लेकिन उससे पहले यानी कि 6 अक्टूबर 1932 को मुंबई ग्राम पंचायत विधेयक पर उन्होंने पंचायत का पक्ष लेकर उसमें शोषित समाज के प्रतिनिधित्व की वकालत की थी। अंबेडकर ने यदि संविधान सभा में भी पंचायतों का पक्ष लेकर उन्हें राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अध्याय में न रखकर संविधान के 9वें अध्याय में रखवाने का पक्ष लिया होता तो इन संस्थाओं में दलितों के प्रतिनिधित्व की वकालत करते, जैसा कि उन्होंने 1932 के बम्बई विधानसभा में किया था, तो आज ये संभव था कि आज ग्रामीण स्वराज और दलितों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ होता। जो कार्य आज़ादी प्राप्ति के 43 साल बाद यानी कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, वह संविधान लागू होने के साथ ही शुरू किया जा सकता था। भीमराव अंबेडकर ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपना आकलन किया होगा, इसलिए वैसा उन्होंने नहीं किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ईयर 2015-16 में विकेंद्रीकरण रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसे पंचायत को सशक्त करने के लिए 100 में से 100 अंक दिए जाएं। अधिकतर ग्राम पंचायतों के पास उनके अपने वर्क प्लेस ही नहीं है, कर्मचारियों का अभाव भी है। कुछ राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 29 विषयों में से लगभग 22 से 27 विषयों का ही काम हुआ है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो केवल 4 से 7 विषयों पर ही काम हुआ है। इसके लगता है कि संवैधानिक शक्ति मिलने के बावजूद भी राज्य सरकार पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के पक्षधर नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पंचायती राज सिस्टम समझ में आ गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। और वीडियो के लास्ट में फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ईजी क्लासेस फ्री में अपने सारे जीएस और ऑप्शनल के वीडियो क्लासेस मूवीशाला ऐप पर प्रोवाइड कर रहा है। सो इफ़ यू वांट फ्री एक्सेस ऑफ ऑल वीडियोस यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड एंटर द कोड EGCL2217 to get access of all videos of GS Foundation as well as optional. See you in next video. Till then, goodbye.